नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन सिंह राजपूत उड़ान आईसी एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो आगामी परीक्षा जो एडीओ का 15 जून 2025 को संचालित होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। उससे पहले आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी, हमारे संस्थान के द्वारा एक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक नई बैच लाई जा रही है, जो केवल सहायक शिक्षक वर्ग 3 से संबंधित होगी, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है तथा प्रत्येक क्लास को आपको रिकॉर्डेड वीडियो तथा पीडीएफ भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये कक्षाएं 23 जून 2025 से आरंभ हो रहा है, जिसका समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, केवल सहायक शिक्षक वर्ग 3 के लिए है ये, जिसमें सहायक शिक्षक के सभी पाठ्यक्रम आपको अध्ययन कराया जाएगा। ये कक्षाएं हमारे रायपुर के ब्रांच ऑफिस सिटी प्लाजा ब्रांच में संचालित होने जा रही है, जिसका पता अनुपम गार्डन के पास अग्रवाल हॉस्पिटल के सामने हमारा सिटी प्लाजा ब्रांच है, वहीं संचालित होगा। 23 जून की शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक संचालित होगी। प्रतिदिन 3 घंटे की कक्षा होगी तथा प्रत्येक घंटे में आपको एक एक विषय का अध्ययन कराया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान को विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है, पूछा गया है। कौन से अनुच्छेद को लेकर प्रश्न पूछा गया है? अनुच्छेद 3 को लेकर प्रश्न पूछा गया है। अनुच्छेद 3 में होता क्या है, तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 3 में जो वर्तमान राज्य है हमारे, उसमें आपको किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो, चाहे सीमा को घटाना हो, सीमा को बढ़ाना हो, या एक राज्य से अन्य राज्यों का निर्माण करना हो, या राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाना हो, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत होता है। चलिए देखते हैं। नए राज्यों का गठन इसी के माध्यम से होता है, अनुच्छेद 3 के माध्यम से। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन भी अनुच्छेद 3 के माध्यम से होते हैं और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन भी अनुच्छेद 3 के माध्यम से होते हैं। अब नए राज्यों का जो प्रवेश है, मतलब भारत राज्य क्षेत्र के अंदर के राज्य ये जो होते हैं, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत परिवर्तन होते हैं। लेकिन बाहर से कोई राज्य आकर हमसे मिलना चाहता है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसकी कहानी बताई गई है अनुच्छेद 2 में, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना की कहानी। और ये नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना आपका अनुच्छेद 2 से होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखेंगे, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना इसमें पूछा गया अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है, पूछा गया है, तो ये संभव नहीं है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने ये रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपको ये कथन दिए गए हैं, विचार करना है और ध्यान रखना। सबसे पहले आपको ये जानना है कि भैया इसमें सही पूछा गया है कि सही नहीं है पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है सही क्या क्या है, बताना है कथन में आपको। तो देखते हैं सही कथन क्या है। तो पहला कथन देखते हैं, एक व्यक्ति जिसे अस्पृश्यता के तहत दोषी करार दिया जाए संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता है। सही कथन है आपका। इसमें कहा गया है कि अगर कोई अस्पृश्यता के तहत दोषी करार है, वो संसद या विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता है। दूसरा कथन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं से उनके बहिष्कार को अस्पृश्यता के तहत अपराध मानता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, पूछा गया है। तो याद रखना, ये दूसरा कथन आपका गलत है। इसके अंतर्गत 1955 जो अधिनियम बना है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, उसके अंतर्गत व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं से उनके बहिष्कार को अस्पृश्यता नहीं मानते हैं। इसमें आपको सही कथन पूछा गया है, तो केवल एक कथन सही है आपका, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन ए सही है आपका, ऑप्शन ए, केवल एक कथन ही आपका क्या है, इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं? अगर बात करते हैं तो भारत के जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में बताया गया है, वो भाग 3 की कहानी है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकार क्या क्या होंगे। और मौलिक अधिकार की जब बात करते हैं तो मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है 12 से लेकर कहां तक है आपका, 35 तक। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद में मौलिक अधिकार बताए गए हैं, वो सब भारतीय नागरिक को ही प्राप्त हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं, मतलब जो विदेशी हैं हमारे यहाँ उनको भी प्राप्त हैं। लेकिन इसमें से जो 5 अनुच्छेद हैं, 15,
16, 19, 29 और ये 30, ये जो 5 अनुच्छेद है इसके लिए विदेशी दावा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए दावा केवल और केवल भारतीय नागरिक करेंगे। इसके छोड़ जो भी मौलिक अधिकार हैं इसके लिए विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों दावा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसने पूछा क्या है, जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है बोलता है। पहले समझते हैं शिक्षा का जो अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार वो अनुच्छेद 21 के ए में बताया गया है। एक चीज तो पहला चीज ये है, अगर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। दूसरा चीज, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से लेकर 28 तक बताया गया है। 25 से लेकर कहां तक? 28 तक बताया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, अगर बात करते हैं दोष सिद्धि से संरक्षण, अनुच्छेद 20 में बताया गया है आपको। अब समझिए, ये जो अनुच्छेद है इन अनुच्छेदों में शामिल तो नहीं है, ये अलग है। मतलब यही बस भारतीय नागरिक को, केवल भारतीय नागरिक को ये वाला अनुच्छेद प्राप्त है। तो इसमें पूछा क्या गया है, तो मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं, तो प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये अनुच्छेद से संबंधित कोई कथन यहाँ है ही नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं? अगर बात करते हैं, उत्साधन मतलब होता है समाप्त करना, सृजन का मतलब होता है बनाना। थोड़ा ध्यान रखना, जो विधान परिषद की बात कर रहे हैं वो विधानमंडल का हिस्सा होता है। अगर बात करें तो विधानमंडल की अगर बात करते हैं, विधानमंडल के 3 अंग हो सकते हैं। एक होता है आपका विधानसभा, एक होता है आपका विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद, ये दूसरा है आपका विधान परिषद, और तीसरा अगर बात करते हैं, तीसरा है आपका राज्यपाल। ये 3 अंग हो सकते हैं। अब ध्यान रखना, हमारे जो संविधान है उसमें स्पष्ट कहा गया है विधान परिषद का होना आवश्यक नहीं है विधानमंडल के लिए। बोला गया है कि अगर विधानसभा और राज्यपाल मिलकर भी हमारे यहाँ विधानमंडल बन सकते हैं, लेकिन ये जो विधान परिषद है वो राज्यों तथा संसद मतलब केंद्र की सहमति से बनता है। अगर बात करें तो ये विधान परिषद अगर किसी राज्य को चाहिए तो वहां ये एक विधानसभा होगी, उस विधानसभा को अपने विशेष बहुमत से ऐसे प्रस्ताव पारित करने होंगे, विशेष बहुमत से ऐसे प्रस्ताव क्या करने होंगे, पारित करने होंगे कि हमें विधान परिषद चाहिए या हमारे यहाँ से विधान परिषद को हटाना है। तो वैसे स्थिति में जब ये प्रस्ताव पारित होंगे तो ये संसद जाएगा प्रस्ताव, और संसद फिर साधारण बहुमत से किसी राज्य में विधान परिषद बना सकता है या वहां से हटा सकता है। ये जो बातें हैं विधान परिषद की संरचना मतलब उत्साधन और सृजन का, ये अनुच्छेद 169 में बताया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, अनुच्छेद 169 में बताया गया है कि कौन सा राज्य बना सकता है, कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसकी संरचना की बात करते हैं तो अनुच्छेद 171 में है, लेकिन उत्साधन और सृजन की बात करते हैं तो किसमें है, अनुच्छेद 169 में। वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद की संरचना है। जैसे अगर बात करते हैं तो कौन कौन से हैं आपके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, उत्तर प्रदेश है आपका, बिहार, और उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट। ये 6 ऐसे वर्तमान में राज्य हैं जिसमें आपके विधान परिषद की संरचना है। तो इसमें पूछा क्या गया है आपको, तो पूछा गया है सिंपल सी बात कि भैया विधान परिषद के उत्साधन और सृजन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं, तो किसमें है आपके, तो ये है आपके अनुच्छेद 169 में है। किसमें, अनुच्छेद 169 में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक। लेकिन याद रखना विधान परिषद जहां भी होगा उसकी संख्या क्या होगी, इसकी संख्या के बारे में अगर सदस्य संख्या के बारे में अगर बात करते हैं तो उसके बारे में अनुच्छेद 171 कहता है कि वहां का जो विधान परिषद होगा कहीं भी, तो वहां के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगा। 1/3 से क्या नहीं हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगा भाई, उस सदस्य संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगा। किसी भी दशा की जब बात करते हैं तो किसी भी दशा की अगर बात करें तो किसी भी दशा में वो 40 से कम नहीं होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, किसी भी दशा में किससे कम नहीं होगा, वो 40 से कम नहीं होगा। तो अगर कहीं विधान परिषद अगर बनता है तो कम से कम 40 सदस्य होंगे, और अधिकतम अगर बात करते हैं तो विधानसभा के 1/3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 1/3। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद 171 में बताया गया आपको। चलिए अगले प्रश्नों की आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहता है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, और साथ ही साथ आप तो सत्य कथन का चयन करना है। किसका चयन करना है? सत्य कथन का। समझिए, संसद के प्रत्येक सदन का राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान किया जा सकता है, भले ही यह सत्र चल रहा हो। सही कथन है ये कि अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति कभी भी सत्रावसान कर सकता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। संसद के किसी भी सदन के स्थगन से सदन के समक्ष प्रस्तुत लंबित विधेयक कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी कथन सही है आपका। अगर बात करते हैं, अगर मान लो सदन चल रहा है, स्थगन और सत्रावसान में दोनों में अंतर है। स्थगन का मतलब होता है कार्यक्रम अभी चल रहा है, कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है, आगे बैठेंगे। सत्रावसान का मतलब होता है बैठक को पूरा टाल दिया गया है, अब दूसरा सत्र बैठेगा, दूसरा बैठक बैठेगा। स्थगन का मतलब है मैं बोल रहा हूं कि भैया मैं आपका क्लास ले रहा हूं, बोलता हूं मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, ये होता है स्थगन। और स्थगन करता है जो सदन का अध्यक्षता कर रहा है व्यक्ति, स्थगन करने का अधिकार है। लेकिन सत्रावसान कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और सत्य कथन चुनना है इसमें। तो संसद के प्रत्येक सदन का राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान किया जा सकता है, भले ही सत्र चल रहा हो। पहला कथन सही है। संसद के किसी भी सदन के स्थगन से सदन के समक्ष प्रस्तुत लंबित विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यह है, मान लो संसद में अगर दो सदन है संसद के, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। मान लो कोई विधेयक यहाँ प्रस्तुत किया गया है, कहाँ प्रस्तुत किया गया है? तो विधेयक राज्यसभा में, और यहाँ चर्चा चल रही है, और चर्चा चल रही है मतलब विधेयक लंबित है, और इसका क्या हो गया? स्थगन हो गया। क्या हो गया? स्थगन। तो विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहां तक कि सत्रावसान में भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोनों कथन क्या है आपके? सही हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसके सही उत्तर है। दोनों क्या है आपके? सत्य कथन है। दोनों क्या है आपके? सत्य कथन। ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति, समझिए, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। सही है ये पहला कथन। अगर बात करते हैं तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ये गलत कथन है। भारतीय संविधान 1 वर्ष में संसद के 2 सत्रों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 85 इसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 85 कहते हैं कि भैया हमारे जो सदन है उसका एक सदन का जो बैठक है वो दूसरे सदन के बैठक का अंतराल केवल 6 महीने तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब साल में कम से कम 2 बैठक तो बैठना ही पड़ेगा आपको। मतलब ये स्पष्ट तो नहीं कहा गया कि 2 बैठक बैठना है, लेकिन ये स्पष्ट कहा गया है कि एक बैठक से लेकर दूसरे बैठक का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। तो 2 बैठक तो आपको बैठना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 85 कहता है किंतु सभी 3 सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं। तो ये तो दूसरा कथन आपका पूरा क्या है? गलत है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, ये सही कथन है आपका। हमारे यहाँ संविधान में ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि कितना दिन सत्र चलना चाहिए, ये जितना दिन चाहे उतना दिन चलाया जा सकता है। तो इसमें आपका सही कथन पूछा गया है, तो पहला कथन भी सही है। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत मतलब बैठक बुला सकता है, ठीक है। दूसरा कथन गलत है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना क्या हो? आवश्यक हो। तो 1 और 3 आपके क्या हैं? सही है, और सही कथन ही पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखना, ऑप्शन सी इसका सही होगा, 1 और 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर होता क्या है गौटिया, पहले समझिए। मैं अगर बात करते हैं तो संसद के 2 सदन हैं, इसको थोड़ा समझिए। एक सदन है आपका लोकसभा और एक सदन है आपका राज्यसभा। लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में अगर बात करते हैं तो 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा कभी भंग होता ही नहीं है, मतलब कभी समाप्त तो होते ही नहीं है। तो वहां तो हमेशा कोई ना कोई सभापति होता है, या सभापति के जगह में कोई काम करने वाला कोई व्यक्ति होता है। लोकसभा हर 5 साल में सामान्यतः भंग होते हैं तो नया लोकसभा बनता है, और जो भी सदस्य बनते हैं इन सदनों का, उन सदस्यों को क्या लेना पड़ता है? शपथ लेना पड़ता है। और शपथ दिलाता कौन है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ध्यान रखना, कौन दिलाता है शपथ? इसको राष्ट्रपति दिलाता है। बात करें राष्ट्रपति जब शपथ दिलाता है तो इतना भी तो वो फ्री नहीं बैठेगा राष्ट्रपति। अगर बात करते था, राष्ट्रपति इतना ठलहा थोड़ी है भैया कि 543 लोग को शपथ दिलाते रहेगा जी। तो उसमें से किसी एक सदस्य को क्या दिला देता है? वो शपथ दिला देता है, और यही एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। क्या कह देते हैं?
प्रोटेम स्पीकर, और ये जो एक सदस्य है वो बाकी जो 542 सदस्य हैं उनको क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। तो वही पूछा गया है, तो प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं किया जाता है भैया, जो नई लोकसभा जीत के आया है उसको करते हैं, याद रखना। पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को नहीं करते हैं। नवनिर्वाचित लोकसभा में वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को, यही इसका सही उत्तर होगा। पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को, इसको भी नहीं करते हैं। तो नवनिर्वाचित जो आया है उसमें जो वरिष्ठतम सदस्य हैं उसी को नियुक्त करते हैं, एक को शपथ दिला के राष्ट्रपति, और वही प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम केवल शपथ दिलाने का है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये राज्य के विधानसभा में भी ऐसी होता है, राज्यपाल को शपथ दिलाना होता है, लेकिन किसी एक को शपथ दिला दिया तो वही प्रोटेम स्पीकर होता है और बाकी सदस्यों को वही क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लेकिन अगले प्रश्न से पहले थोड़ा जानकारी देख लीजिए। हमारे हेड ऑफिस जो रायपुर में है, रजबंधा मैदान के पास, वहां एक सीजी व्यापम को लेकर एक नई बैच प्रारंभ की जा रही है, जिसमें अमीन पटवारी, राजस्व निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, लेबर इंस्पेक्टर एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा है, तो ये उपयोगी होगा। अब ध्यान रखना है आपको, ऑफलाइन के साथ साथ ये ऑनलाइन भी आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें व्यापम के सभी पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। साथ ही साथ जो प्रथम 50 विद्यार्थी होंगे उनको फीस में 20% तक की छूट दी जाएगी, पूरा 20% इसमें छूट मिलेगा। न्यूनतम शुल्क है, आप पंजीयन करा सकते हैं। प्रत्येक क्लास का आपको रिकॉर्डेड वीडियो एवं PDF भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये जो कक्षाएं हैं ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, 17 जून 2025 से आरंभ हो रहा है, और साथ ही साथ समय इसका सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक होगा। प्रतिदिन 3 घंटे की कक्षा है और प्रत्येक घंटे में एक एक विषय का अध्ययन कराया जाएगा, और 3 विषयों के साथ ये प्रारंभ हो रहा है। गणित और रीजनिंग रवि सर लेंगे, भारतीय भूगोल रियाज सर लेंगे, छत्तीसगढ़ सुयस सर लेंगे। ध्यान रखना इसमें व्यापम के संबंधित सभी जो एग्जाम लेते हैं उसका पूरा पाठ्यक्रम आपको कवरेज करा दिया जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये कक्षाएं 17 जून 2025 से आरंभ हो रहा है। ये हमारे हेड ऑफिस में आरंभ हो रहा है, ध्यान रखना। हेड ऑफिस, ये हमारा हेड ऑफिस है रजबंधा मैदान रायपुर, आप जानते हैं रायपुर में रजबंधा मैदान, दैनिक भास्कर प्रेस रोड, लोकायन भवन में हमारा हेड ऑफिस है, वहीं संचालित होगी। चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है फिर से, और इसमें आपको सही कथन चुनने हैं। क्या चुनने हैं, सही कथन। सबसे पहले आप ध्यान रखना, एग्जाम में जाओगे तो सही पूछा गया है कि नहीं पूछा गया भैया, पहले तो ये ध्यान रखना है। विधानसभा का या की अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है या नहीं रहती है तो अपना पद क्या कर देगा, रिक्त कर देगा, देगी। तो सही कथन है भैया, अगर कोई विधानसभा का अध्यक्ष बना है और विधानसभा का सदस्य नहीं है, वो नहीं रहा, तो सबसे बड़े याद रखना कि वो अपना पद रिक्त कर देगा। कोई भी विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तभी बन सकता है जब विधानसभा का क्या है, सदस्य, नहीं रहता तो रिक्त कर देगा। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देता है। अगर बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, और जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाएगा तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त नहीं करता है। ये आपका गलत कथन है, नहीं करता है भाई, नहीं करता है। जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आएगा तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। तो पहला कथन तो कहता है कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा, तो ये सही कथन, पहला कथन तो सही है आपका। जब दूसरा कथन कहता है कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा, तो ये गलत कथन है, नहीं करता है। तो सही कथन क्या है, केवल एक है आपके, केवल क्या है, एक इसका सही उत्तर है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, केवल एक, क्योंकि विघटन किया जाता तो नहीं करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नया विधानसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, और इसमें भी आपको कौन से कथन चुनने हैं, सत्य कथन चुनने हैं। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों के निपटान का तंत्र उपलब्ध कराती है। बिल्कुल सही है। कोई विवाद होता है तो न्यायिक व्यवस्था ये रखी गई है, तो ये निपटारा करता है कौन, आपका न्यायिक व्यवस्था के तहत। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन आपके क्या हैं, सही है। संविधान का जो भी व्याख्या करना है, व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। याद रखना, जब भी संविधान की व्याख्या करने की बात आती है, संविधान की व्याख्या करना है तो कम से कम 5 जज की एक पीठ बैठेगी, वही व्याख्या कर सकता है। ये उससे कम बैठ के नहीं कर सकते हैं, कम से कम 5 बैठना पड़ेगा। तो ये इसके दोनों कथन क्या है, आपके सही हैं। 1 और 2 दोनों क्या है, आपके सही। सत्य कथन पूछा गया है तो 1 और 2 दोनों क्या है, इसके सही कथन हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा गया है। क्या पूछा गया है,
गलत या सही नहीं है पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पहला कथन क्षेत्रीय परिषद सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय का मतलब ऐसे संस्था या आयोग जिसका गठन किसके माध्यम से किया गया हो, विधि के माध्यम से किया गया हो। तो क्षेत्रीय निकाय की अगर बात करते हैं, क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं, तो इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से किया गया है। कब से किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से इसका गठन किया गया है। तो ये एक विधिक निकाय है या सांविधिक निकाय कहलाता है। संविधान में अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान संबंधी जो बंद नहीं है, ये गलत है भैया। संविधान में इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 262 में कि जो भी अंतर्राज्यीय जल विवाद होंगे उसके बंटवारे तथा उसका नियंत्रण के लिए ये व्याख्या करता है कौन सा आपका अनुच्छेद 262। इसमें संविधान में उल्लेख किया गया है जो भी हमारे यहाँ क्या होंगे अंतर्राज्यीय जल विवाद हैं उसका निपटारा के लिए एक अगर बात करते हैं अनुच्छेद 262 इसके लिए बात करता है। नदी जल बोर्ड अधिनियम भी बना गया है इसके लिए, और उसके निपटारे के लिए अगर उसके बाद भी किसी नदी के जल के बंटवारे नियंत्रण की अगर बात करते हैं उसके लिए नदी जल बोर्ड अधिनियम बना गया है, और अगर उसमें भी विवाद होता है तो उसके लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम भी बनाए गए हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गलत कथन में यही आपका गलत है, यही हमारा सही उत्तर होगा। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति गठन किए हैं और इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना और प्रधान संविधान के अनुच्छेद 263 में है, बिल्कुल सही है इसका उत्तर। ये दोनों क्या हैं आपके? सही हैं। ध्यान रखना है आपको। अंतर्राज्यीय परिषद हमारे यहाँ 1990 में गठित किया गया जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो ये ध्यान रखना, संविधान के अंतर्राज्यीय जल विवाद के समाधान संबंधी बंद नहीं है बोला गया, तो यही हमारा क्या है? सही उत्तर है, क्योंकि गलत बोला गया है। 262 में उसका उल्लेख किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो सिंपल सी बात है गौटिया, ये मान लिया जाएगा कि सदन में जो बात करते हैं बजट की बात करते हैं, बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और पारित नहीं हो गया मान लो, तो ये मान लिया जाएगा कि सरकार के पास विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब होता है लोकसभा में जिसके पास 543 में से 272 सीट होते हैं वही सरकार का गठन करता है, और पारित नहीं कर पाया तो मान लिया जाएगा कि आपके पास विश्वास नहीं है, और जो भी मंत्रिपरिषद होंगे या सरकार होंगे उन सबको क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना होता है। ध्यान रखना, क्या देना पड़ता है? मंत्रिपरिषद को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। बजट में संशोधन कर या दोबारा पेश किया जाता है, ये नहीं होता है। सुझाव है तो बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। संघीय वित्त मंत्री के त्याग पत्र देने के लिए कहा जाता है, ऐसा नहीं होता है। पूरे मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा अगर बजट पास नहीं होता है तो। अगर बजट पेश होने से पहले लीक हो गया तो उस स्थिति में वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बात करते हैं बजट अगर पारित नहीं हुआ तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा अगर लोकसभा में माना जाता है कि आपने बहुमत खो दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान करने का अधिकार होता है? किसमें? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आप मतदान कर सकते हैं। किनको अधिकार है? हमें तो अधिकार नहीं, हम केवल लोकसभा में मतदान कर सकते हैं क्योंकि उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है जब जनता सीधा किसी को मत देकर चुने वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, या जनता के द्वारा चुने हुए लोग किसी को चुने तो वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ध्यान रखना, संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य मतलब लोकसभा के लोग दोनों मतदान करते हैं क्या? नहीं करते हैं। संसद के उच्च सदन मतलब हो गया राज्यसभा के सदस्य दोनों मतदान करते हैं क्या? नहीं करते हैं। राज्य विधानमंडल में उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य करते हैं क्या? तो इसमें भी नहीं करते हैं। विधान परिषद के सदस्य इसमें दोनों में मतदान नहीं करते हैं। लेकिन ऑप्शन डी जो बोला गया है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन मतलब बात करता है विधानसभा की बात करता है, निर्वाचित सदस्य ये दोनों में मतदान करते हैं। किसमें किसमें? एक तो लोकसभा के निर्वाचन में और दूसरा राज्यसभा के निर्वाचन में ये मतदान करते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा है, न्यायपालिका के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विवाद शामिल होते हैं? बोला गया है कि न्यायपालिका के अंतर्गत कौन से विवाद शामिल होते हैं। देखते हैं। देश के नागरिकों के बीच विवाद शामिल होते हैं भैया, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद शामिल होते हैं, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद शामिल होते हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद शामिल होते हैं। ये चारों विवाद न्यायपालिका के अधिकारों के सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4 कहाँ है आपका? ऑप्शन सी में है, ये शामिल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको।
चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। या आपको क्रम अनुसार लिखना है, बताना है कौन पहले आता है। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, न्याय आता है। आप देखे होंगे जब पढ़ेंगे आप प्रस्तावना तो सबसे पहले क्या आता है, न्याय आता है। न्याय के बाद क्या आता है आपका, स्वतंत्रता आता है। तो 4 2, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, समता आता है। अगर बात करते हैं तो क्या आता है, समता 1। और बंधुत्व की अगर बात करते हैं, बंधुत्व सबसे लास्ट में आता है, मतलब नीचे तरफ आता है। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 की अगर बात करते हैं तो सही उत्तर क्या होगा आपका, ये होगा बी, 4 2 1 3 इसका सही उत्तर होगा। सबसे पहले न्याय आता है, आपको क्रमानुसार पूछा गया है, न्याय आता है। उसके बाद क्या आता है, स्वतंत्रता आता है। याद रखना संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है, 3 प्रकार की न्याय के बारे में बात किया गया है और 2 प्रकार की समता के बारे में बात किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो ये संविधान का हिस्सा है भैया, ध्यान रखना, संविधान का भाग है ये, संविधान का हिस्सा है ये, ठीक है। इसको आंतरिक भाग कहा गया है। 1973 में जब केशवानंद भारती केस हुआ था, उसी केस में जजमेंट में कहा गया ये आंतरिक भाग है। इसको समझना है हमें, क्योंकि संविधान की पूरी व्याख्या, अगर आपको संविधान को जानना है तो सिंपल सी बात है, न्यायालय ने कहा कि अगर आपको संविधान को समझना है भारत को, तो एक बार आप क्या पढ़ लो, प्रस्तावना पढ़ लो। तो ये संविधान का हिस्सा है और संविधान का हिस्सा होने के कारण इसमें क्या किए जा सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं। और एकमात्र इसमें संशोधन किया गया है, एकमात्र बार इसमें संशोधन हुआ है। याद रखना संविधान की जो प्रस्तावना है एकमात्र बार भी संशोधन हुए हैं। और संशोधन हुआ है कब, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें संशोधन किए गए हैं। और इसके माध्यम से 3 नए शब्द जोड़े हैं इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कौन कौन से, तो एक शब्द जोड़ा गया है समाजवादी, एक शब्द जुड़ा है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगर बात करते हैं तो ये 3 नए शब्द उसमें जोड़े गए हैं कब, 1976 में। पहले ये 3 शब्द संविधान के जो उद्देश्य प्रस्ताव थे उसमें शामिल नहीं थे। ये 3 नए शब्द इसमें क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और विचार करके आपको सही नहीं है चुनना है। क्या चुनना है, सही नहीं है, ठीक। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में है तो थोड़ा समझते हैं। उपराष्ट्रपति क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मतलब मतदाता कौन होंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों शामिल होते हैं, संसद के जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। औपचारिक महाभियोग द्वारा अपनी पदावधि पूर्ण होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को पद से औपचारिक हो ही नहीं सकता। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। तो महाभियोग देखते ही आप उसको क्या कर दो, डिलीट। ये क्वेश्चन क्या है आपका, मतलब ये वाला ऑप्शन या कथन क्या है आपका, गलत है, ठीक है। आपको क्या चुनना है, सही नहीं है पूछा है तो ये तो सही नहीं है भैया, ठीक है। अगला देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवादों की जांच एवं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होता है। ये जो उपराष्ट्रपति है इसका भी और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति हैं उनका भी, अगर इनके चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा, या अनुच्छेद 71 कहता है। मतलब ये भी आपका कथन क्या है, सही है। इसमें आपको सही नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन 2 जो है सही नहीं है, तो केवल 2 इसका सही उत्तर होगा जो सही नहीं है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे हमारे हेड ऑफिस रायपुर में एक नई बैच CGPSC प्री तथा मेन से संबंधित प्रारंभ की जा रही है, जो हेड ऑफिस में होगा, जो प्री प्लस मेन से एकीकृत बैच है। 24 जून 2025 से आरंभ हो रही है, जिसका समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक होगा। बात करें कक्षाएं की तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में संचालित होगी तथा प्रत्येक क्लास को आपको रिकॉर्डेड वीडियो तथा PDF भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बाइलिंगुअल क्लासेस होगी, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको ये पढ़ाया जाएगा। तथा प्रत्येक क्लास की अगर बात करते हैं तो प्रत्येक क्लास 1-1 घंटे की होगी और प्रतिदिन आपका 3 कक्षा लगेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। राज्य सेवा परीक्षा हेतु सबसे अनुभवी टीम है हमारे पास, उनके साथ ये कक्षाएं संचालित होगी। मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ ये कक्षाएं होंगी। उत्तर लेखन की तैयारी कराई जाएगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा, इसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा ये कक्षाएं ली जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे हेड ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे 24 जून 2025 से आरंभ हो रहा है, जिसका समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक होगा। चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा प्रश्न है ये रहा।
कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सृजित की जा सकती है? अखिल भारतीय सेवा होता क्या है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अखिल भारतीय सेवा वो होते हैं जो भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी जगह काम करते हैं। जैसे आईएएस की अगर बात करते हैं, आईपीएस हैं आपके सामने, और आईएफएस हैं। अभी वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और अगर नई अखिल भारतीय सेवा सृजन करना हो तो कौन कर सकता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो याद रखना, ये राज्यसभा के किसी प्रस्ताव के द्वारा ही क्या हो सकता है, सृजित हो सकता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा अपने उपस्थित प्लस मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से, उपस्थित प्लस जो भी मतदान करने वाले हैं, उपस्थित प्लस मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से ऐसे प्रस्ताव पारित करेंगे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का क्या हो सकता है, सृजन हो सकता है। 1947 के समय हमारे पास 2 ही अखिल भारतीय सेवाएं थे, एक आईएएस, एक दूसरा आईपीएस। बाद में 3 सेवाओं को बोला गया था, लेकिन एक सेवा आईएफएस को ही जोड़ा गया है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा किसी भी प्रस्ताव द्वारा ये ऐसे कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंधित जो भी शक्तियां हैं वो राज्यसभा के पास निहित हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर आपको ध्यानपूर्वक विचार करना है और आपको असत्य कथन का चयन करना है। किसका चयन करना है, असत्य कथन का। चलिए असत्य कथन चुनते हैं। किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में पैदा होने पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक आहूत किया जा सकता है। पहला चीज तो याद रखना, किसी भी विधेयक पर नहीं हो सकता है ये केवल वित्त विधेयक और साधारण विधेयक पर ही हो सकता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी चीज यहाँ गलती यह है कि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बुलाता है इसको, लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये बुलाता राष्ट्रपति है। संयुक्त बैठक अगर बात करें तो बुलाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। और संयुक्त बैठक की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 108 में इसमें बात किया गया है। ध्यान रखना, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है केवल संसद के सदनों का है, राज्य में जो विधानमंडल है उनके सदनों में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो पहला कथन क्या है आपका, गलत है। पहला कथन क्या है आपका, गलत है। आपको असत्य से कथन चुनना है तो पहला तो गलत है। दूसरा, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या तो संशोधन प्रस्ताव कर सकती है। हाँ, ये सही बात है। अगर बात करते हैं तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या तो संशोधन प्रस्ताव क्या कर सकती है, प्रस्तावित कर सकती है। तो दूसरा कथन इसका क्या है, सही है। तो आपको असत्य पूछा गया तो असत्य केवल एक है आपका, पहला कथन ही असत्य है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही नहीं है पूछा है। क्या नहीं है, सही नहीं है पूछा गया है। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या पूछा गया है, सही नहीं है। आपको सही नहीं है में सही उत्तर चुनना है जी, सही नहीं है में क्या चुनना है, सही उत्तर चुनना है। चलिए देखते हैं, भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या संसदीय समिति में बैठक में बोलने का अधिकार होता है। बिल्कुल सही है। अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 88 इसको अधिकार देता है। मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद 88 अधिकार देता है कि वो संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है तथा उसकी कार्रवाई में भी भाग ले सकता है। अनुच्छेद 88 के बारे में बात करता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके बारे में अनुच्छेद 88 बात करता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 88 की कहानी है इसमें। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। बिल्कुल सही है। 76 का 3 ये कहता है कि वो सभी न्यायालयों में क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। तो दोनों कथन सही हैं। इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, ना तो 1 ना तो 2 होगा जी। अगर धोखे से आप ये लगा दिए 1 और 2 तो दोनों क्या मान लिया जाएगा, सही नहीं है मान लिया जाएगा। तो याद लगाना, ना तो 1 है और ना ही 2 है, ये थोड़ा सा देखना है आपको। अगर धोखे से आपने 1 और 2 दोनों क्या नहीं बोल दिए, सही नहीं है, क्या नहीं है, सही नहीं, लेकिन ये दोनों क्या है आपके, सही है। तो उत्तर थोड़ा ध्यान से लगाना है आपको, ना तो 1 ना तो ही 2, ये दोनों क्या नहीं है, सही नहीं है। ये सही उत्तर चुनना है आपको। क्या चुनना है इसमें, सही उत्तर। सही असत्य चुनना है। थोड़ा देखो, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है चुनना है। तो ये दोनों सही है ना, तो इसका उत्तर ना तो 1 आएगा ना ही 2 आएगा। धोखे से मत लगा देना आप, ठीक, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर प्रश्न में आपको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। फिर सही नहीं है पूछा गया है, क्या सही नहीं है पूछा गया है। फिर देखते हैं भाई, यह अध्यादेश के बारे में पूछा गया है। याद रखना, अध्यादेश की शक्ति अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति कहाँ है, 123 में है। वहीं अगर राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति कहाँ है,
13 में। अध्यादेश होता क्या है तो आपको पता है, जब संसद के सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो, नियम और कानून बनाना अति आवश्यक हो तो पूरे देश के लिए अध्यादेश जारी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। वहीं से राज्यपाल, अगर राज्य के विधानमंडल के सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और राज्य के लिए नियम और कानून बनाना अति आवश्यक है तो उसके लिए जारी कौन कर सकता है? राज्यपाल। उसके लिए उल्लेख किया गया अनुच्छेद 213 में। यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। इसमें क्या पूछा गया, पहले देखिए, सही नहीं है पूछा गया है। विवेकाधीन शक्ति नहीं है, नहीं है भैया, ये सत्य कथन है, सही नहीं है चुनना है हमें। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, ये सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल में सत्र में नहीं हो, से बिल्कुल सही है। सत्र में होंगे तो आप अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। तीनों कथन क्या है आपके? सत्य है। अध्यादेश जारी घोषित करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती, बोलता है, होता है। बिना इसके सलाह के अध्यादेश जारी नहीं करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, उसमें सलाह लिया जाएगा तब जारी किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही नहीं है। अध्यादेश क्या होता है मैं आपको बता दिया हूं, अनुच्छेद 123 और 213 में इसका उल्लेख किया गया है। पूरे राज्य के लिए राज्यपाल और प्रदेश के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश की एक सीमा है, अध्यादेश की एक सीमा है का मतलब ये है कि अध्यादेश तब तक के लिए कानून है जब तक सदन सत्र में नहीं बैठता है। सदन सत्र में बैठा तो 6 सप्ताह का समय है, 6 सप्ताह के भीतर सदनों में पारित करना होगा, नहीं तो वह अध्यादेश क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक अध्यादेश की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है? तो 6 माह और 6 सप्ताह हो सकता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बैठक जो होता है सदनों का उसमें 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होता है, तो 6 महीना और 6 सप्ताह अधिक अंतर हो सकता है किसी अध्यादेश में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो लोकसभा अध्यक्ष निर्देशित करे, भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे, संसद निश्चित करे या वित्त मंत्री निश्चित करे। ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रपति की सिफारिश पर यह भारत सरकार वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत करता है सदन में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, किसके सिफारिश पर? भारत के राष्ट्रपति के निर्देशित पर ही ये प्रस्तुत होते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन से सही हैं? ये आपको चुनना है। क्या चुनना है? सही है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है, आपको सही ही चुनना है। देखते हैं, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से बनती है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 79 में कहानी है इसकी, बिल्कुल कथन सही है। पहला, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा में मिलकर बनती है। भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति चुनाव में आम जनता मतदान नहीं करते हैं, यहीं से गलत हो गया ये। निर्वाचक मंडल द्वारा किया गया जाता है, जो केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से होता है। एक तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और साथ ही साथ संसद के साथ साथ जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं उनके साथ साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें मतदान करते हैं। तो ये दूसरा कथन तो यहीं से गलत हो गया आपका, क्योंकि अप्रत्यक्ष लिखा रहता तो भी से गलत हो जाता, क्योंकि संसद केवल लिखा है ना, इसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी क्या करते हैं? मतदान करते हैं। तो दूसरा कथन आपका क्या है? इसमें गलत है। पहला क्या है? सही, और सही ही पूछा गया है आपसे, तो सही कथन कौन है? केवल एक सही है आपका, केवल एक कथन क्या है इसका? सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपको क्या करना है? विचार करना है और कथन सही नहीं है चुनना है। क्या चुनना है? सही नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है चुनना है। चलिए, पहला कथन, वह उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकता है। दोनों देरानी जेठानी है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी देरानी जेठानी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी देरानी जेठानी, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? ये लोग त्याग पत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि लोकसभा का द्वारा निर्धारित किया जाता है, याद रखना ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। मतलब ये दूसरा कथन क्या है आपका? गलत है। उसे पदस्थ करने की कार्यवाही के दौरान मतदान की अनुमति नहीं होती है, ये भी गलत है आपको। मतदान कर सकता है, क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है, लेकिन कौन से मतदान करेंगे? साधारण मतदान कर सकता है, साधारण मत दे सकता है वो, निर्णायक मत नहीं दे सकता, क्योंकि वो सदन का अध्यक्षता नहीं कर सकता। जब उसको हटा रहे हो आप लोकसभा के अध्यक्ष को, तो वो अध्यक्षता नहीं करेगा, तो अध्यक्षता नहीं करेगा, निर्णायक मत नहीं दे सकता। जो भी अध्यक्षता कर रहा व्यक्ति है उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, साधारण मत देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन उसको हटा रहे हो आप किस पद से? लोकसभा के अध्यक्ष पद से। तो सदस्य तो है ना भैया, तो सदस्य है, तो उस स्थिति में क्या कर सकता है? मत दे सकता है। तो दूसरा कथन भी क्या है आपका? गलत है, क्योंकि बोला है उसे पदस्थ करने की कार्यवाही के दौरान मतदान की अनुमति नहीं होती। होती है भैया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या चुनना है? सही नहीं है चुनना है। तो 2 और 3 सही नहीं है, तो केवल 2 और 3 इसके सही उत्तर
नहीं है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इनमें 2 और 3 क्या नहीं है? सही नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना है आपको। इस व्यवस्था में आमतौर पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री की विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है, बिल्कुल सही है। इस व्यवस्था में देश के प्रमुख के रूप में राजा या राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में देखें राजा होता है, हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं, तो संसदीय व्यवस्था में ऐसे हो सकते हैं। ये तीनों कथन आपके क्या हैं? सही हैं। क्या हैं आपके? सही है। आपको सत्य कथन पूछा गया है कि कौन सा सत्य है, तो उपरोक्त सभी इसके क्या हैं? सत्य हैं। उपरोक्त सभी क्या है? इसके सत्य कथन है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक, पहला कथन में संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, ये पहले डेट लिख लेते हैं, कालक्रम जमाते रहेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तो कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। माउंटबेटन योजना की अगर बात करते हैं तो 3 जून 1947 को आया था। और प्रारूप समिति का गठन की अगर बात करते हैं तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 1947 को हुआ है। अब इसको आपको जमाना है, तो क्या जमाना है देखते हैं। पहला कौन सा तिथि आएगा? तो आएगा आपका 9 दिसंबर आएगा, तो सिंपल सी बात है 1 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 3 आएगा, उसके बाद आएगा आपका फिर आएगा जून की भैया दूसरा, और उसके बाद आएगा 4। 1 3 2 4 की कहानी है इसमें। ठीक है, 1 3 2 4, 1 3 2 4 अगर बात करते हैं ऑप्शन बी में है, तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए 1 3 2 4 की कहानी है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया था? सहमति दे दी थी कि बोला कि हमारे देश में जो संविधान बनने वाले हैं इन्हीं उद्देश्यों के साथ बनेगा। जो बाद में जाके प्रियम्बल बनता है, उद्देश्य प्रस्ताव ही आधार बनते हैं किसके? प्रियम्बल के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता संबंधी अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही चुनना है। कौन सा क्या चुनना है? सही चुनना है। चलिए देखते हैं क्या सही है इसमें। ये अधिकार केवल राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। जो अनुच्छेद 19 में बोला गया है वो राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध है, ये सही है बिल्कुल। ये अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त है, ये गलत है। केवल किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसमें आपको सही चुनना है, तो केवल एक सही है। क्या सही है? केवल एक सही है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, केवल एक सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा है। देखो सम्मिलित कीजिए। क्या करना है आपको? सम्मिलित करना है। अब देखो क्या बोला गया है कि आपके संघ राज्य क्षेत्र है, उधर न्यायपालिका है, तो किसका न्यायपालिका कहाँ कहाँ है, इसको सम्मिलित करना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमारा अनुच्छेद 231 और 230 की कहानी है। अनुच्छेद 231 कहता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये कहता है। और अनुच्छेद 230 कहता है कि कोई भी न्यायालय का विस्तार किसी भी संघ राज्य क्षेत्र तक किया जा सकेगा, यह अनुच्छेद 230 कहता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही है। दिल्ली का खुद का अपना उच्च न्यायालय है, ये भी सही है आपका। लक्षद्वीप का केरल या एर्नाकुलम उच्च न्यायालय है। अंडमान व निकोबार के द्वीप समूह का कलकत्ता उच्च न्यायालय है। अगर बात करते हैं तो ये इसकी कहानियां हैं, तो ये जुड़ा हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है। एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का क्या है? 4 है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब जुड़ा हुआ है आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अनुच्छेद 352 और 356 के तहत आपातकाल की अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, बताना है आपको। देखते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है, जबकि अनुच्छेद 352 के तहत यह अनिश्चित काल तक कायम रह सकता है। हाँ, निश्चित काल तक तो रह सकता है, क्योंकि एक बार अगर पारित कर दिया गया संसद के सदनों ने 6 माह और फिर पारित करते करते 6 माह बढ़ा सकते हैं अनिश्चित काल तक। देखते हैं और क्या हो सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत अधिकतम अवधि, ये तो गलत है आपका, ठीक है। 356 के तहत या निश्चित काल, ये भी गलत है आपका। तो ये दोनों कथन, ये वाला जो बी ऑप्शन है तो आपका कथन ही गलत है। अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 356 के तहत या अधिकतम अवधि 3 वर्ष कायम रह सकती है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे सटीक आंसर आपका ऑप्शन
ए होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कौन सा सही पूछा गया है। तो ये होता है अनिश्चित काल, कहने का मतलब ये 6-6 महीना करके आप बढ़ा सकते हो उसको जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है आपको। थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या है आपके सामने, तो थोड़ा सा देखना, जो आपको आसान लग रहा है उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं पहले। जैसे देखते हैं न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, संपत्ति, अगर बात करते हैं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष को घटाया जाना, उद्देशिका की अगर बात करते हैं तो उद्देशिका में पद निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना। चलिए देखते हैं, संपत्ति का अधिकार आपको आसान लग रहा होगा, संपत्ति का अधिकार आप कई बार पढ़े होंगे। तो बी का अगर बात करते हैं तो 44वां संविधान संशोधन होगा जी, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया है। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है, कितना, 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना। तो अगर बात करते हैं तो ये कब किया गया है, तो ये किया गया है आपका 61वां संविधान संशोधन में किया गया है। उद्देशिका वाला आपको भी अभी बताया हूं, कुछ प्रश्न पहले शब्द जोड़े गए थे, तो कब जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन ये कब किया गया था, तो 38वां संविधान संशोधन में किया गया था। ये थोड़ा सा देखो, ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो आप पहले जो बन सकता है उसको बनाइए। जैसे आप ए की अगर बात करते हैं, अभी ए का ऑप्शन में क्या है आपका, तो ए का 3 हो गया है। बी की अगर बात करते हैं तो बी का क्या है आपका 4 हो गया है। सी की अगर बात करते हैं तो सी का 1 हो गया है। और डी की बात करते हैं तो डी का क्या हो गया है, 2 हो गया है। 3 4 1 2, 3 4 1 2 की कहानी है। अगर बात करते हैं 3 4 1 2 तो यही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा 3 4 1 2। ये कहानी है, 3 4 1 2 की कहानी है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो ये आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है, किसके इच्छा से बना सकती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये भी अगर बात करते हैं तो संसद जो होता है राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त करता है। ये भी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे तब। अगर ये बात करते हैं तो अनुच्छेद 249 में कहा गया है, अगर राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची का जो भी विषय है, राज्य सूची का जो भी विषय है उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। क्या घोषित कर सकता है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। और ऐसे करके इसमें संसद को शक्ति दे सकता है कि उस विषय में कौन कानून ना ले, संसद कानून ना दे। लेकिन ऐसे करने के लिए राज्यसभा जो होंगे उसको अपने उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से ऐसे प्रस्ताव पारित करने होंगे। पारित करने के बाद एक बार जैसे पारित करेगा तो केवल 1 वर्ष हेतु ये शक्ति प्राप्त होगी, उसके बाद वो शक्ति ऑटोमेटिक राज्य सूची में शामिल हो जाता है, मतलब संसद नहीं बना पाता है। ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि विधानमंडल नहीं बना पाएगा, क्या उस समय भी बना सकता है जिस समय ये ऐसा कर लेगा कौन, राज्यसभा। तो ये शक्ति राज्यसभा दे सकता है किसको, संसद को, उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से। एक बार करेगा तो 1 वर्ष हेतु बढ़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं, अगर बात करते हैं पहला क्या है, तो तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रावधानों की व्याख्या की गई है। बहुत सही कथन है आपका। त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में किया गया है। याद रखना, ये 6वीं अनुसूची में किया गया है। किसमें किया गया है, 6वीं अनुसूची में किया गया है। 5वीं अनुसूची में 10 राज्य को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जा गए हैं, लेकिन जनजातीय क्षेत्र के बारे में 6वीं अनुसूची बताता है, जिसमें 4 राज्य शामिल हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। और उसके 10 जिले को क्या घोषित किया गया है, बनाया गया। प्रत्येक जिले में स्वशासी जिला घोषित किया गया, बनाया गया है। ठीक, ये कथन आपका गलत है। वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही है। 1 और 3 आपका सही है, तो कौन सा सही पूछा गया है, तो 1 और 3 आपका सही है, केवल 1 और 3 आपका सही है। सही कथन पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। गलत कथन पूछा जाता तो दूसरा होता आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही है पूछा गया है। आपको सही उत्तर चुनना है, सही उत्तर चुनना है, सही कथन का चयन करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत प्राप्त अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों को लिए प्राप्त है, नहीं है उपलब्ध है दोनों के लिए, केवल एक किसके लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्राप्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बिल्कुल सही है ये आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, ये भी आपका सही है। 15, 16, 19, 29, 34 ये 5 अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, उसके छोड़ जो भी हैं वो दोनों को प्राप्त हैं। तो 2 और 3 इसके क्या हैं, सही उत्तर है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सही। गलत तो ये है आपका। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक बनने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है, ये आपका गलत कथन है जी। हमारे यहाँ भारत का नागरिक होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। भारत में जन्मा हो ना जन्मा हो उससे मतलब नहीं, केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक बनने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है, ये गलत है आपका। योग्य है वो अमेरिका में जन्मा नागरिक ही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है, ये भी सही है। अगर बात करते हैं तो दूसरा कथन इसका सही है, लेकिन पहला कथन क्या है, गलत। और कौन सा सही है बताना है आपको, तो केवल 2 इसके क्या हैं, सही हैं। अमेरिका में जन्मा नागरिक वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है, हमारे में ऐसा नहीं है। हमारे में कोई भी बन सकता है, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। वो किस आधार पर लिया है हमें उससे मतलब नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो ध्यान रखना, ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में कहा गया था कि जो राष्ट्रपति के पास और संविधान का संशोधन विधेयक पहुंचता है तो हस्ताक्षर करने के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा। क्या होगा, बाध्यकारी होगा। ध्यान रखेंगे, ये बाध्य कर देता है 24वां संविधान संशोधन 1971। चलिए आज के लिए यहीं तक है, और मिलेंगे आगामी परीक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।